हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मीट यू इन इंग्लिश स्पोकन सेक्शन। गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इंग्लिश कैसे बोलें। जनरली इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम सुबह से शाम तक हिंदी में ही बात करते हैं। यहाँ तक कि हम रात में सोते वक्त ख्वाब यानी कि सपने भी हिंदी में ही देखते हैं। इसलिए हमें बेसिक ग्रामर की जरूरत होगी सिर्फ अपने वाक्य में पकड़ बनाने के लिए। और जैसे ही हम अपने वाक्य यानी सेंटेंस में पकड़ बना लें, फिर हमें इंग्लिश में ही सोचना है, बोलना है। जनरली लोग इंग्लिश में वाक्य को सुनते हैं और फिर उसका जवाब हिंदी में सोचते हैं और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इंग्लिश बोलने में परेशानी होती है और वो रुक रुक कर इंग्लिश बोलते हैं। हम इसी तरीके को बदलेंगे। हम इंग्लिश में ही सोचना शुरू करेंगे ताकि इंग्लिश बोलते वक्त भी हमें वही फील आए जो हिंदी बोलते वक्त आती है। शुरुआत में कुछ वीडियोस में मैं हिंदी में बोलूँगा, फिर हिंदी के साथ इंग्लिश में बोलूँगा। ऐसा करते करते कुछ वीडियोस के बाद सिर्फ इंग्लिश में ही बोलूँगा और आप यकीन मानिए, आप मेरे लैंग्वेज को काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे। और ये इंग्लिश स्पोकन वीडियो सीरीज खत्म होते होते आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगेंगे। चलिए, स्पीच को ज़्यादा बड़ा न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एंट्रेंस में हम अपने आप को चेक कर लेते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए हमें जो क्षमता यानी कैपेबिलिटी चाहिए वो हम में है या नहीं। सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमें अल्फाबेट्स यानी कि वर्ण का ज्ञान है या नहीं। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ करते हुए जेड। अब इन अल्फाबेट्स में से हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट को जान लेते हैं ताकि आगे चलकर हमें आर्टिकल्स के बारे में जो जानना है उसमें कोई दिक्कत ना हो। इन अल्फाबेट्स में ए, ई, आई, ओ, यू हमारा वॉवेल होता है और एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ, यू यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जो बचे होते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। अब अगर अल्फाबेट्स हमारा क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं वर्ड्स यानी कि शब्दों में। शब्द यानी वर्ड्स क्या है? द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स आर नोन एज वर्ड्स, यानी आसान शब्दों में कहे तो अल्फाबेट्स को जोड़कर एक सही रूप, एक सही शब्द बनाने को ही वर्ड्स कहते हैं। जैसे ये बी को ले लेते हैं, फिर ये ए को ले लेते हैं और आखिर में इस डी को ले लेते हैं। ये तीनों वर्ण यानी अल्फाबेट को मिलाकर एक शब्द बना यानी वर्ड बना। एज बैड मतलब गंदा या खराब। तो ये जो मैंने अल्फाबेट्स का कलेक्शन किया इसे ही हम लोग वर्ड कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि इंग्लिश भाषा सीखने के लिए हमें एडवांस ग्रामर की जरूरत नहीं है, बल्कि बोलने के बाद उसके संशोधन और उसकी भाषा के शुद्धिकरण के लिए ग्रामर यानी व्याकरण की जरूरत होती है। इसलिए हमारा पहला टारगेट बोलना है। इसी वजह से हम अभी उतना ही ग्रामर जान रहे हैं जितना कि हमें शुरुआती बोलचाल में जरूरत है। वर्ड्स को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला नाउन यानी कि संज्ञा और दूसरा वर्ब यानी कि क्रिया। नाउन को जानने के लिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि नाउन को हम देखकर उसकी छवि यानी पिक्चर को हम दिमाग में बैठा देते हैं, इसलिए नाउन जल्दी याद भी हो जाता है। लेकिन वर्ब यानी क्रिया महसूस यानी कि फील करने की चीज़ होती है, इसलिए इंग्लिश बोलने में हमें यही दिक्कत होती है। नाउन यानी संज्ञा को हम बांट लेते हैं तीन भागों में, जैसे जगह का नाम, व्यक्ति का नाम और वस्तु यानी चीज़ों के नाम। अब जगह में अगर कोई शहर का नाम दिल्ली है तो हिंदी हो या इंग्लिश उसे दिल्ली ही बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर किसी शहर का नाम कनाडा है तो हम उसे कनाडा ही बोलेंगे, चाहे वो हिंदी में बोलें या इंग्लिश में। यानी नाउन में पहला ऑप्शन जगहों में हमें कुछ नहीं सीखना। दूसरा पॉइंट, अगर व्यक्ति के नाम की बात की जाए वो भी बाय डिफॉल्ट ही होता है, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम अगर रॉबर्ट है तो इंग्लिश हो या हिंदी उसे हम रॉबर्ट ही कहेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर किसी का नाम पिंटू है तो उसे इंग्लिश में भी पिंटू ही कहेंगे, यानी नाम में भी कोई बदलाव नहीं होगी। तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि नाउन यानी संज्ञा में नेम एंड प्लेस में हमारा कोई चेंजेस नहीं होता। तो यानी नाउन में हमें बस थिंग्स यानी कि वस्तुओं के बारे में ही जानना है, लेकिन यकीन मानिए इसके लिए भी हम लकी हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल यानी कि यूज़ करते हैं, जिसका शायद हम कोई हिंदी भी नहीं जानते हो।
जैसे बटन, गेट, बेल्ट, चेन, बेडशीट आदि। और ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम जानते हुए भी इंग्लिश में ही बोलते हैं, जैसे रेड पेन, चेयर, टेबल, बेड, लाइट, बॉटल, ग्लास, बाइक इत्यादि। यानी शुरुआती इंग्लिश लैंग्वेज में हमें जितना नाउन यानी संज्ञा की जरूरत है उतना काफी है, लेकिन हमें वर्ब में दिक्कत है। और अगर वर्ब की बात करें तो इंग्लिश बोलने की शुरुआती दौर में हमें मूल क्रिया यानी कि मेन वर्ब की जरूरत नहीं है। वो कैसे, ये जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। अगर वर्ड यानी कि शब्द हमारे यहाँ तक क्लियर है तो हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, जिसे हम सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक द सेंस इज नोन एज सेंटेंस। इस सेंटेंस में अभी हम लोग सिंपल सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। सिंपल सेंटेंसेस का मतलब इसमें अभी हमारा कोई टेंस चार्ट नहीं लगेगा, यानी कि हम लोग मेन वर्ब यानी मूल क्रिया की जगह हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए, सेंटेंस में अभी हम लोग शुरुआत करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस से। ये असर्टिव सेंटेंस आपके दो भागों में बटा हुआ रहता है, एक असर्टिव 1 और दूसरा असर्टिव 2। असर्टिव 1 आइडेंटिटी यानी पहचान के लिए होता है। यहाँ पर हम सब्जेक्ट की पहचान की बात करते हैं कि वो क्या है, कौन है। और असर्टिव 2 हमारा संपत्ति यानी एसेट के लिए होता है। इसमें हम सब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि उसके पास कौन सी चीजें हैं। असर्टिव 1 हो या असर्टिव 2, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट यानी कर्ता, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी धातु और अदर वर्ड यानी कि अन्य शब्द। इसमें हम लोग सबसे पहले कर्ता, उसके बाद क्रिया, फिर धातु और फिर अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस में हम लोग क्रिया में सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, यानी कौन क्या है और कौन क्या था। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि सब्जेक्ट यानी कर्ता में कितने प्रकार होते हैं। द सब्जेक्ट आर इन 7 टाइप्स। सब्जेक्ट 7 तरह के होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। इसको याद करना बहुत ही आसान है। आई, वी, यू, दे एक तरफ एंड ही, शी, इट, नेम एक तरफ, क्योंकि इसी से हमारा आगे भी काम आने वाला है, इसलिए इसको इसी प्रकार से याद करें। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। आई मतलब होता है मैं, वी मतलब होता है हम, यू मतलब होता है तुम और दे मतलब होता है वे लोग। ही मतलब वह, लेकिन पुल्लिंग में यानी मेल में। शी मतलब भी होता है वह, लेकिन स्त्री में यानी फीमेल में। इट मतलब भी होता है वह, लेकिन ये वस्तु या ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। नेम यानी नाम के लिए। नाम या रिलेशन में भी आ सकता है, जैसे ज्योति, मोती या मेरे मम्मी के या मेरे पापा का नाम। इस हिसाब से भी हम लोग बात कर सकते हैं, यानी नेम और रिलेशन दोनों के हिसाब से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के बारे में। हेल्पिंग वर्ब असर्टिव 1 में हम लोग सब्जेक्ट की आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, यानी उसके पहचान की। और इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को 2 भागों में बांट देते हैं, एक प्रेजेंट में यानी वर्तमान और दूसरा पास्ट यानी कि भूत। प्रेजेंट में हमारा आता है इज, एम, आर। इज मतलब है, एम मतलब हूँ और आर मतलब हो या हैं। और पास्ट में हमारा आता है वाज एंड वेर। वाज मतलब होता है था और वेर मतलब होता है थे। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि सब्जेक्ट्स यानी कर्ता का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यानी यूजेस ऑफ सब्जेक्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में हमारा एम लगता है और पास्ट में लगता है वाज। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे कहना है आई एम अ स्टूडेंट। लेकिन मैं अगर बात करूँ भूत की यानी कि पास्ट की कि मैं एक स्टूडेंट था, तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई वॉज अ स्टूडेंट। उसी तरह से वी के साथ प्रेजेंट में लगता है आर और पास्ट में लगता है वो। जैसे वी आर स्टूडेंट्स, वी वर स्टूडेंट्स। उसी तरह यू के साथ भी लगता है आर और पास्ट में वेर। जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड या यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। उसी तरह दे के साथ प्रेजेंट में लगता है आर और पास्ट में लगता है वो। जैसे दे आर इंडियन सिटीजन या दे वो इंडियन सिटीजन। अब अगर बात की जाए ही, शी, इट, नेम की,
तो सब के साथ प्रेजेंट में लगता है इज, जैसे ही इज अ सिंगर, शी इज अ डांसर, इट इज माई बुक, मोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड। इसी तरह से अगर हम पास्ट की बात करें तो हो जाएगा ही वॉज अ डांसर, शी वॉज अ सिंगर, इट वॉज माई बुक, महेश वॉज माई फ्रेंड। तो चलिए यूजेस ऑफ सब्जेक्ट विथ हेल्पिंग वर्ब में हम ये जान लिए कि आई के साथ प्रेजेंट में क्या लगेगा, वी यू दे के साथ प्रेजेंट में क्या लगेगा और ही शी इट नेम के साथ प्रेजेंट में क्या लगेगा, और साथ ही साथ ये भी जान गए कि हेल्पिंग वर्ब में पास्ट में भी हमारा क्या लगेगा। बेसिकली हिंदी में हम लोग वाक्य कुछ इस तरह से बनाते हैं, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन इसे मैं हूँ एक स्टूडेंट में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हो जाता है कि हम लोग हिंदी में अगर कोई बात को सोचते हैं उसे फिर इंग्लिश में बोलने के लिए परेशानी इसीलिए हो जाती है क्योंकि हमारा हिंदी का ट्यूनिंग बिल्कुल अलग है हमारे इंग्लिश से। क्योंकि हिंदी में हम कहते हैं मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन इंग्लिश का ट्यून बनता है मैं हूँ एक स्टूडेंट, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब सब्जेक्ट में क्या आ गया, सब्जेक्ट में हो गया मैं, हेल्पिंग वर्ब में क्या हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब में हो गया आपका हूँ, ऑब्जेक्ट यानी धातु क्या हो गया, तो एक स्टूडेंट, यानी मैं हूँ एक स्टूडेंट। इंग्लिश क्या बनेगा इसका, इंग्लिश बनेगा आई एम अ स्टूडेंट। तो इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो हिंदी में सोचना या हिंदी में फील करना और उसको फिर बाद में ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलना, ये सही नहीं है। आपको इंग्लिश में ही सोचना होगा, इंग्लिश में ही बोलना होगा, कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। बस इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। अब इस आई एम अ स्टूडेंट में इस ए का काम क्या है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वॉवल और कॉन्सोनेंट को थोड़ा याद रखते हैं आर्टिकल्स के लिए, तो पहला हम लोग बात करते हैं वॉवल का। वॉवल में हम लोग ये जान लिए थे कि ए ई आई ओ यू हमारा वॉवल होता है, यानी कि इसमें अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट के आगे एक की बात करनी है, जैसे आई एम अ स्टूडेंट यानी मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो ये एक की बात करनी है तो हमें ए या एन लगाना है, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक। तो यहाँ पर अगर वॉवल है यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट की शुरुआत अगर ए ई आई ओ यू से होती है तो हमें एक के लिए एन का इस्तेमाल करना है। जैसे एन एप्पल यानी एक एप्पल, an object, an elephant। ठीक उसी प्रकार अगर मेरा ऑब्जेक्ट कॉन्सोनेंट में आता है यानी कि एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू यानी कोई ऑब्जेक्ट की शुरुआत यानी पहला लेटर अगर हमारा ए ई आई ओ यू को छोड़कर होता है और अगर उसमें पहले हमें एक पे बात करनी है तो हमें करना होगा ए, क्योंकि ए का मतलब एक। जैसे कि अ मैंगो, अ बुक, अ प्लेट। अब हम यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी वर्ड्स किसी पर्सन और प्रोफेशन के बारे में लिखते हैं, जैसे डॉक्टर, माय फ्रेंड, योर मदर, नाइस मैन, अ टीचर, अ सिंगर, माय बुक, अ हाउसवाइफ, फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर। अब इन सब चीज़ों को हमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, मंजीत, दीपा, माई ग्रैंडमा के आगे अरेंज करना है। कैसे करेंगे? अगर प्रेजेंट में बोलना है तो हम बोलेंगे आई एम अ डॉक्टर। वी के साथ क्या अरेंज हो जाएगा? वी आर फ्रेंड्स। यहाँ पे अ नहीं लगा, क्यों? क्योंकि वी मतलब हो गया हम, यानी कि हम दो जन हैं, यानी एक से अधिक। तो इसीलिए वी आर अ फ्रेंड तो लग नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर बात हो जाएगी फ्रेंड्स की, यानी 9 नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर सेट हो जाएगा। वी आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट आ जाता है यू। यू के साथ हम क्या अरेंज करेंगे? यू आर माई फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मैंने अ का इस्तेमाल नहीं किया, क्यों? क्योंकि माई के आगे अ नहीं लगता। तो यहाँ पर हो गया आपका माई फ्रेंड, यानी कि सेकंड नंबर यू के साथ अरेंज हो गया, यू आर माई फ्रेंड। ठीक उसी प्रकार दे के साथ क्या लगेगा? तो दे के साथ हो जाएगा आपका दे आर स्ट्रेंजर्स। यहाँ पे दे आर के बाद स्ट्रेंजर्स एस क्यों लगा? क्योंकि ये प्लूरल यानी एक से ज़्यादा है। तो दे यानी वे लोग, अकेला तो नहीं है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा दे आर स्ट्रेंजर्स। यानी यहाँ पर 10 पॉइंट जो है
वो यहाँ पर लग गया। नेक्स्ट क्या है हमारा? ही के साथ क्या अरेंज हो जाएगा? ही इज अ टीचर, यानी ही के साथ अ टीचर लग सकता है क्योंकि ही अकेला है। तो ही इज अ टीचर, वह है एक टीचर। नेक्स्ट उसी तरह से हमारा आ जाता है शी। तो शी इज योर मदर, वो है आपकी मदर। यहाँ पे भी अ का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे आपका योर मदर आ गया। चलिए नेक्स्ट आ जाता है इट के साथ हम क्या अरेंज करेंगे? तो इट इज माई बुक। अब यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, माई बुक, यानी बुक जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो इट के साथ क्या लग जाएगा? इट इज माई बुक। नेक्स्ट है आपका मंजीत। मंजीत एक नाम है, मेल है और सिंगल है। इसके साथ क्या लग जाएगा? मंजीत इज अ नाइस मैन। नेक्स्ट क्या है? दीपा। दीपा इज अ सिंगर। और लास्ट माई ग्रैंडमा। माई ग्रैंडमा इज अ हाउसवाइफ। अब इसी तरह से हमारा सारा अरेंजमेंट किस तरह से बना? आई एम अ डॉक्टर, मैं हूँ एक डॉक्टर। वी आर फ्रेंड्स, हम हैं फ्रेंड्स। यू आर माई फ्रेंड, तुम हो मेरे दोस्त। दे आर स्ट्रेंजर्स, वे लोग हैं स्ट्रेंजर्स। ही इज अ टीचर, वह है एक टीचर। शी इज योर मदर, वो है तुम्हारी मदर। इट इज माई बुक, यह है मेरा बुक। मंजीत इज अ नाइस मैन, मंजीत है एक नाइस मैन। दीपा इज अ सिंगर, दीपा है एक सिंगर। माई ग्रैंडमा इज अ हाउसवाइफ, मेरी ग्रैंडमा है एक हाउसवाइफ। अब यहाँ पर सारा सेंटेंसेस जो मैंने हिंदी में कहा वो बिल्कुल अटपटा लगा, लेकिन हमें यही अटपटा लैंग्वेज सीखना है ताकि हम इंग्लिश में आसानी से बात कर सकें। ठीक है, अब इसका अगर पास्ट जानने की कोशिश करें तो सब जगह पे आपका जहाँ जहाँ इज, एम, आर का इस्तेमाल हुआ था वहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वॉज और वेयर लगेगा। जैसे आई वॉज अ डॉक्टर, मैं था एक डॉक्टर। वी वर फ्रेंड्स, हम थे दोस्त। यू आर माई फ्रेंड, तुम थे मेरे दोस्त। दे वर स्ट्रेंजर, वे लोग थे स्ट्रेंजर। ही वॉज अ टीचर, वो थे एक टीचर। शी वॉज योर मदर, वो थी तुम्हारी मदर। इट वॉज माई बुक, वो था मेरा बुक। मंजीत वॉज अ नाइस मैन, मंजीत था एक नाइस मैन। दीपा वॉज अ सिंगर, दीपा थी एक सिंगर। माई ग्रैंडमा वॉज अ हाउसवाइफ, मेरी ग्रैंडमा थी एक हाउसवाइफ। यानी जहाँ पर आपका प्रेजेंट लगा था उस जगह पे पास्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? जहाँ पे इज, एम, आर का इस्तेमाल हुआ उसी जगह पे हमें वॉज, वेयर का इस्तेमाल करना पड़ा। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स को जान लेते हैं जो लोकेशंस और सिचुएशंस पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि ऑफिस, कार, हॉस्पिटल, स्टेज, हंग्री, एब्सेंट, प्रेजेंट, टायर्ड, हरी, कॉलेज। सब्जेक्ट में हम वही डाल लेते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, रोशनी, मंजीत, दीपा, माई सिस्टर। अब इस लोकेशन या सिचुएशन को अगर मुझे अरेंज करना है तो हम क्या करेंगे? जैसे आई एम इन ऑफिस, यानी अब मैंने अपनी पहचान नहीं बल्कि अपनी लोकेशन बताई। आई एम इन ऑफिस, मैं हूँ ऑफिस में। अब क्या होता है, बेसिकली हम लोग ऑफिस में, घर से की बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश इसका उल्टा काम करता है। ऑफिस में नहीं बल्कि मे ऑफिस। अब जैसे हिंदी में हम लोग बेसिकली ऑफिस में, घर से, तुम्हारे साथ इस तरह से बात करते हैं, लेकिन इंग्लिश इसका बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जैसे मे ऑफिस, साथ तुम्हारे, से धनबाद। तो यानी कि अगर ये सेंटेंस आई एम इन ऑफिस कहा जाए तो ये किस तरह से बन जाएगा? मैं हूँ मे ऑफिस। लेकिन इन ऑफिस, फॉर यू, विथ यू, इस तरह के लैंग्वेज को हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को याद कर लेंगे, ताकि हम हिंदी जितना स्मूथली बोलते हैं उतना ही स्मूथ हम इंग्लिश भी बोल सकें। जैसे कि कोई अगर हमसे ये पूछे कहाँ से आए हो, हमारा जवाब होगा चेन्नई से, लेकिन अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो फ्रॉम चेन्नई। तो ठीक उसी तरह से हम लोगों को अपनी हिंदी और इंग्लिश इस तरह से याद करनी होगी, यानी इन पहले, लेकिन हिंदी में जो बात करेंगे तो मैं बाद में। जैसे आई एम इन ऑफिस, यानी मैं हूँ ऑफिस में।
अब मैं अगर इसको ये कहूँ कि मैं हूँ मे ऑफिस तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा, इसलिए इन ऑफिस को हम लोग एक सेंस में याद करेंगे। तो मैं हूँ ऑफिस में, वी आर इन कार, हम हैं कार में, यू आर इन हॉस्पिटल, तुम हो हॉस्पिटल में, दे आर इन स्टेज, वे लोग हैं स्टेज में। अब यहाँ पर सिचुएशन की बात करते हैं, जैसे वो भूखा है तो ही इज हंग्री, वो एब्सेंट है तो हो जाएगा शी इज एब्सेंट। रोशनी उपस्थित है यानी रोशनी प्रेजेंट है तो हो जाएगा रोशनी इज प्रेजेंट यानी रोशनी है प्रेजेंट। शी इज एब्सेंट यानी वो है एब्सेंट। ही इज हंग्री यानी वो है भूखा। मंजीत इज टायर्ड, मंजीत है टायर्ड। दीपा इज इन हरी, दीपा है जल्दी में। माई सिस्टर इज इन कॉलेज, मेरी सिस्टर है कॉलेज में। अब अगर इसको हमें पास्ट में करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा इज एम आर का इस्तेमाल हुआ है, उस जगह पे हमें वाज और वेर लगा देना होगा। खैर अब ये तो आप खुद ही कर सकते हो। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सम बेसिक वर्ड्स टू नो टू मेक सेंटेंसेस। इन का मतलब होता है में, ऑफ का मतलब होता है का, के, की, फ्रॉम का मतलब होता है से, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, फॉर का मतलब होता है के लिए, विद का मतलब होता है के साथ, टू का मतलब होता है को, बिफोर का मतलब होता है के पहले, और आफ्टर का मतलब होता है के बाद। चलिए तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आप इसका इंग्लिश खुद कन्वर्ट करके बताइए। मैं कल एब्सेंट था, मेरे दादाजी एक सरपंच थे, राहुल मेरा दोस्त है, पापा ऑफिस में हैं, दादी मंदिर में थी, मेरा भाई एक क्रिकेटर है, मेरी बहन एक सिंगर थी, राहुल कल प्रेजेंट था, मनीष घर में है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे इन हिंदी सेंटेंसेस का सटीक जवाब दिया हो इंग्लिश में। तो आज की वीडियो में असर्टिव 1 में हम लोग यहीं तक रखेंगे। बाकी का असर्टिव 2 जानने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह के वीडियोस आपके सामने हम लोग प्रेजेंट करते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।